व्हाट्सअप यू बुकिश पीपल, क्या हाल चाल? ऑल गुड, ग्रेट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के इस बुक के तरफ, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आज आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हाउ टू ड्रॉ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस, वेल्थ, पीस, ठीक है, गुड हेल्थ, नाइस रिलेशनशिप। ये सब आज आपको ये बुक से पता चलेगा कि हाउ टू ड्रॉ दोज थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बहुत सुखी है, क्यों कुछ लोग बहुत दुखी है, क्यों कुछ लोग बहुत बीमार है तो कुछ लोग बहुत फिट है, क्यों किसी की मैरिड लाइफ अच्छी है तो किसी की मैरिड लाइफ एक फेलियर है। ये सारी चीज़ें हम आज इस बुक के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ बिलीफ। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ? सिंपल वन लाइन में बताता हूँ कि द वे इन विच योर माइंड वर्क्स, दैट इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। क्योंकि जो आपका माइंड सोचता है उसी चीज़ को तो आप बिलीव करते हो, ठीक है ना। जैसा जैसा आपका माइंड सोचता है वो आप बिलीव करते जा रहे हो। तो लॉ ऑफ बिलीफ इज़ द ओनली वे विच योर माइंड वर्क्स, और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें अपने को जाना नहीं है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट। अभी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये बुक बता रहा है अपने को द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है ये बता रहा है। तो उसके पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो भी, तो पहले कॉन्शियस माइंड को लेते हैं। जो भी चीज़ आप अलर्टली करते हो ना, आप पूरे अवेयरनेस के साथ करते हो, जैसे कि थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग या कोई डिसीजन लेना, जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में या जो भी चीज़ आप पर्पसफुली करते हो ना विद एन इंटेंशन, वो सारा कॉन्शियस माइंड के अंडर आता है, ठीक है। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? सब कॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये समझ लो, जैसे कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना, जैसे कि खाना खाने के बाद डाइजेशन को कंट्रोल करना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अनअवेयरनेस में कर लेता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता, आप बस खाना खाने का काम करते हो, बाकी अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड हर एक ऑर्गन को, हर एक आपके आर्टरीज को, वेन्स को, वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ पावर्स है, जैसे कि मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइजेशन पावर, लूलबी टेक्निक से आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ना इस दुनिया में आई हुई हर एक चीज़, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, वो इमोशनल हो चीज़ हो, वो साइकोलॉजिकल थिंग हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशन से हो, वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में ड्रॉ कर सकते हो विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो चलते हैं आगे आगे, देखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और क्या कर सकता है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइंड इज़ अ गार्डन एंड यू आर द गार्डनर। इसका मतलब सिंपल है। पहले तो अपन गार्डन को समझते हैं। अभी आपके पास समझो गार्डन है, आपके बैकयार्ड में गार्डन है, आपके घर के सामने गार्डन है, तो आप क्या करोगे? अच्छे अच्छे अलग अलग कलर के फूल उसमें लगाओगे या कोई फलों के सीड्स लगाओगे ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा उसका फ़ायदा हो, आपके अगले जनरेशन को उसका फ़ायदा हो। जो भी आप करोगे अपने गार्डन में अच्छा ही करोगे, उसमें कचरा तो फेंकोगे नहीं ताकि वो गंदा और आप ही को प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप अच्छे फूलों के सीड्स लगाओगे, आप अच्छे फलों के सीड्स लगाओगे, ठीक है। आप में से कोई उसमें कैक्टस तो लगाएगा नहीं, क्योंकि कैक्टस लगाओगे तो आगे चल के वो आपको ही चुभेगा। फल फूल लगाओगे तो खूबसूरत तो दिखेगा, उसके अलावा जो फल देगा वो आपको, आप उसको खा सकते हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने गार्डन को अच्छा रखने की, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ना अपने जो ये माइंड है ना, उसको भी गार्डन ही समझो आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको गार्डन समझोगे ना, आप फिर उसके अंदर ना पॉजिटिव थॉट्स ही आने दोगे, आप उसमें कोई नेगेटिव थॉट्स आने नहीं दोगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका मूड स्पॉइल होएगा, आपका दिन खराब होएगा, आप दूसरों का दिन खराब करोगे। तो कौन चाहता है अपना और दूसरे का दिन खराब हो, है ना। तो इसके लिए ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मेक योर माइंड एज अ गार्डन एंड यू योरसेल्फ बी द गार्डनर। और आप नेगेटिव थॉट्स को अपने गार्डन में जाने से रोको, ठीक है। और पॉजिटिव थॉट से रखो ताकि यू लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, लिव इन हारमोनी एंड बी हैप्पी, बी वेल्दी और दैट थिंग्स। तो
ये टॉपिक का यही मतलब है कि योर माइंड इज़ अ गार्डन एंड यू आर द गार्डनर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक बताऊंगा। उसका टेक्निक का नाम है लुलबी टेक्निक। मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप अपने पास हासिल करना चाह रहे हो ना, तो उसको बड़बड़ाते रहो कंटिन्यूसली, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट स्टेटमेंट इज़ एन अफर्मेशन। ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव, नो, नेवर, नॉट, इट शैल हैपन इन द फ्यूचर, इट शैल हैपन सूनर, ऐसा सब नहीं बोलना है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट उसमें कोई भी डालना ही नहीं है। ये हमेशा याद रखो। आपको हमेशा यही बोलना है कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आप हेल्दी बनना चाह रहे हो, तो आप ये बोलो कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम स्ट्रांग। अगर आप वेल्दी बनना चाह रहे हो तो आई एम द वेल्दीएस्ट मैन ऑन द प्लानट अर्थ, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लानट अर्थ। ठीक है, जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, ठीक है, वो आप पॉजिटिवली अफर्मेशन स्टेटमेंट में बोला करो। ठीक है, एक बुक का एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसमें एक कैरेक्टर है नीना करके, वो ऐसे इवनिंग के टाइम में ना स्ट्रीट्स के थ्रू चलती रहती है। तो उसका एक ध्यान एक लेदर मटेरियल्स वाले शॉप पे जाता है। तो उस शॉप में ना एक स्पेनिश लेदर की एक पर्स होती है, और उस लड़की को वो पर्स बहुत पसंद आती है। तो लेकिन जब वो ख़रीदने से पहले बाहर से उसका प्राइस टैग देखती है ना, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये एक लड़की क्या करती है कि थोड़ी सी डिप्रेस तो होती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन डिप्रेशन के चलते भी ना वो कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलती, वो पॉजिटिव बोलती है। वो क्या बोलती है कि दिस बैग इज़ फॉर सेल एंड आई विल बी द ओनर ऑफ इट वन डे, या ऐसा वो बोलती है। और वो कंटिन्यूसली बोलती जाती है कि दिस बैग इज़ फॉर सेल एंड आई विल बी द ओनर ऑफ इट, दिस बैग इज़ फॉर सेल एंड आई विल बी द ओनर ऑफ इट। ऐसे बोलते बोलते वो उस शॉप के थ्रू निकल जाती है। अभी कुछ ही दिनों के बाद ना उसका फियांसे उधर आता है, उसको मिलने आता है। एंड गेस व्हाट, वो उसको वही स्पेनिश लेदर वाली बैग गिफ्ट करता है जो इसने उस शॉप के बाहर खड़े रह के लुलबी टेक्निक के थ्रू मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये एक लुलबी टेक्निक है। एक नेगेटिव चीज़ भी आपको बताता हूँ मैं इसमें। एक बंदा होता है इस स्टोरी में, उसको ना उसकी बेटी को ना एक बहुत ही डेडली ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसका नाम है सोरियासिस। इसमें क्या होता है कि आपका स्किन का अपर मोस्ट लेयर ना पील ऑफ होता है, आपके स्किन में से खून निकलता है, कभी पस निकलता है, ड्राइनेस होती है स्किन में, रेडनेस होती है, और ये पूरे बॉडी में किधर भी आ सकता है। मतलब आपके हाथ पे, आपके पैर पे, आपके फेस पे, आपके स्कैल्प पे, किधर भी। तो वो छोटी सी बच्ची ना इस बीमारी से ना बहुत परेशान हो चुकी थी। मतलब उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स किए, ये किए, वो किए, लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज उसको नहीं मिल रहा था। तो ये एज अ बाप, ये लड़की का बाप था बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसने भी कंटाल के ना एक स्टेटमेंट बोल दिया कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई राइट आर्म बट आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी क्योर्ड। और ये ऐसा ना 3-4 बार मनी मन ना उसने बड़बड़ाते गया इस चीज़ को। और द वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये ऑफिस जा रहा था और उसका कार से एक्सीडेंट हो गया, और उसी एक्सीडेंट में इसका राइट आर्म चला गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो जब वो होश में आया और उसकी बेटी उससे मिलने आई ना, तो उसने देखा कि उसकी बेटी का वो जो डिजीज़ था ना वो निकल गया था। एक स्पॉट भी नहीं था उस लड़की के फेस पे, पूरा उसका डिजीज़ जा चुका था। तो ये इस बंदे ने ना मैनिफेस्ट किया लुलबी टेक्निक, बट एक नेगेटिव चीज़ बोली। वह पॉजिटिव उसकी लड़की का ठीक हुआ, लेकिन इसका भी तो हाथ गया ना। तो पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में खींच के लाना है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब ये है कि अगर आपके मन में कई बार जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आते ही है, हमेशा आते हैं, या डरावने थॉट्स आते हैं, या ऐसे लगता है कि ओ फक, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर ये चीज़ उल्टी पड़ गई तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एम्बैरेसमेंट फील करेंगे, लोग थूथू करेंगे, ऐसे सारे थॉट्स आते रहते। तो जब भी आपके पास कोई भी अच्छा काम करते टाइम पे अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते ना, तुरंत उस थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स ही फिर आपके नेगेटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। इस बुक में एक सिंगर होती है लड़की, वो
अच्छा सिंगिंग करती है लेकिन वो डरती बहुत है। वो हर एक कंपटीशन के पहले ना डर जाती थी कि फक, अगर मेरा ये कंपटीशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरे ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे मेकर्स मुझसे नाराज़ होंगे, मेरे को आगे से काम नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, ऐसे वो बार बार बड़बड़ाती रहती थी। और जब वो स्टेज पे आती थी ना, वो बहुत बड़ा फकअप मारती थी। उसके ऑडियंसेस नाखुश होते थे, उसको मेकर्स फिर आगे से चांस नहीं देते थे। लेकिन उसको ये चीज़ पता चली कि ये वो गलत कर रही है, तो उसको ना ये लॉ पता चला, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसको पता चला। तो उसके बाद से ना जब भी उसका कंपटीशन होता था ना, वो अपने आप को एक रूम में बंद करती थी और शांति से ना आँख बंद करके वो बस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलती थी कि आई एम द बेस्ट सिंगर, माई ऑडियंस विल बी हैप्पी, माई मेकर्स वुड बी हैप्पी। हमेशा अफर्मेशन सेंटेंसेस बोलती थी। और जब वो स्टेज पे जाती थी ना, वो उसी तरीके से परफॉर्म करती थी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो बोलती थी। और एंड रिजल्ट यही होता था कि उसके ऑडियंस खुश होती थी, उसके मेकर्स खुश होते थे, उसको आगे और प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो ये ज़रूरी है, अगर आपके पास आ रहे हैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स, तुरंत उसको स्विच करो और पॉजिटिव थॉट्स में बदल दो। क्योंकि इस बुक का सबसे बड़ा एजेंडा अपने को ये बताना है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। याद रखना, थॉट्स बिकम थिंग्स, ये बुक का सबसे बड़ा मोटो है अपने को सिखाने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अ कॉन्शियस माइंड। मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में कहा था कि सब कॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, वो कॉन्शियस माइंड कभी कर ही नहीं सकता। खाना खाने के बाद क्या आप कॉन्शियसली डाइजेशन वाला प्रोसेस कर सकते हो? नहीं ना। या आप रात को सो रहे हो, सुबह को उठने के बाद जो भी आपका हार्ट काम करता है, या इवन आप रात को सोते टाइम पे भी आप खाली सो रहे हो ना, बाकी आपके अंदर के ऑर्गन्स, आर्टरीज, वेन्स सब तो काम कर रहे हैं, उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, किडनी, लीवर फंक्शन, ब्लैडर सब अपना अपना काम कर रहा है। क्या यही चीज़ आप कॉन्शियसली डिसाइड करके कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए जो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है ना, उसको करने दो, उसमें कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल के उसका काम खराब मत करो, ठीक है, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये है कि रात को सोने से पहले जो आपके लास्ट का जो थॉट होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट होता है। क्योंकि आप सो रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस नहीं सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप, आपके सोने के बाद भी काम कर रहा होता है। इसीलिए जो सबसे लास्ट थॉट होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट होता है। इसीलिए कई बार आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि रात को सोने से पहले अच्छा थॉट लेके सो जाओ, या कोई बुक पढ़ो अच्छी वाली, या कुछ अच्छी मूवी देखो, पॉजिटिव मूवी देखो। क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में ना, आपका पूरा स्लीप प्रोसेस कंप्लीट होने तक वो चालू रहता है। ठीक है, इस बुक की एक कहानी सुनाता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट होती है, उसको ना उसके बायोप्सी रिपोर्ट में ना कैंसर के सेल्स डिटेक्ट होते हैं। अब उसका ऑन्कोलॉजिस्ट उसको बोलता है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है ना, वो कैंसर स्पेशलिस्ट उसको ये बोलता है कि यू विल हैव टू अंडरगो अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ पेनफुल ट्रीटमेंट। अब ये लड़की ना उस चीज़ को रेडी करने, मतलब उसको हाँ बोलने से पहले ना, डॉक्टर को कमिट करने से पहले वो कुछ दिनों का टाइम मांगती है। ठीक है, और वो हर दिन रात को सोने से पहले ना अपने बेड पे ऐसे बैठ के स्पाइन इरेक्ट करके एक चीज़ बोलती है। वो चीज़ ये बोलती है अपनी आंखें बंद करके कि एवरी नर्व टिश्यू एंड एवरी सेल एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इज़ प्योर एंड वर्किंग एट इट्स बेस्ट। माई होल बॉडी इज़ रिस्टोर्ड टू गुड हेल्थ एंड हारमोनी। ये पूरा एक सेंटेंस वो कंटिन्यूसली अपने सोने जाने के कुछ टाइम पहले तक इन अ पॉजिटिव वे बोलती है। और ऐसा वो पूरे 1 महीने तक हर दिन रात को सोने जाने से पहले बोलती है। 1 महीने बाद जब वापस से टेस्ट करती है ना, तो उसके बॉडी के अंदर जो भी कैंसर सेल्स थे ना, वो सारे मर जाते, एक भी कैंसर सेल उसमें बचा नहीं होता है। तो ये टेक्निक यूज़ करो, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। सोने से पहले या इन द स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, मतलब या ऑलमोस्ट यू आर अस्लीप, उस टाइम पे ना आपका कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, बोलते ना, उस टाइम पे आप इज़ द परफेक्ट टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कई सारे आपको स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ या बिजनेस टाइकून्स या बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो
इसको करो, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब क्या है कि जो भी आपके गोल्स हैं ना, या तो आप राइट डाउन करो या तो फिर विजन बोर्ड बना लो। विजन बोर्ड मतलब ये जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। इसमें आपको जो भी आपको अचीव करना लाइफ में, उसके पिक्चर्स चिपका के रखो और हर दिन उस चार्ट को देखो और फील करो कि आपने वो चीज़ अचीव किया है। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब मैंने कितने सारे क्रिकेटर्स को ये अपने इंटरव्यू में कहते हुए सुना है कि मैच पे जाने से पहले ना, पिच पे जाने से पहले कई सारे बैट्समैन ना अपने ड्रेसिंग रूम में अपने कॉर्नर में शांति से आँख बंद करके बैठेंगे और विजुअलाइज करेंगे। वो ये विजुअलाइज करते हैं कि अगर सामने वाला बॉलर उसको बाउंसर डालेगा तो एक कैसे शॉट मारेगा, अगर यॉर्कर डालेगा तो वो कैसे डक करेगा, या अगर शॉर्ट लेंथ या गुड डिलीवरी वाला बॉल डाल रहा है तो वो कैसे उस शॉट को खेलेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, उसको 4 पे मारेंगे, 6 पे मारेंगे, कौन सा ड्राइव खेलेंगे। ठीक है, ये सारे वो लोग ना विजुअलाइज करते हैं और रियल में जब उनको वैसा बॉल आता है तो वो आप जो विजुअलाइज किया होता है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है ना, उनको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है वो करने के लिए, वो अपने आप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू ना उस बॉलर के एक्शन और इनके रिएक्शन को सिंक्रोनाइज किया होता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन इज मस्ट। इस बुक का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है। एक बंदा होता है, उसको ना फिजिशियन बनना होता है, लेकिन अब उसके पास पैसे होते नहीं हैं, तो वो क्या करता है, डॉक्टर्स के क्लिनिक में ना साफ़ सफाई करता है। तो जब भी वो साफ़ सफाई करता था ना, उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक पता थी। तो पता है आपको, डॉक्टर्स के क्लिनिक में ना उनका वो डिप्लोमा चिपकाया होता है। तो वो क्या करता था, जब भी उसको क्लीन करता था ना, वो डिप्लोमा अपने हाथ में पकड़ता था और जहाँ पे वो डॉक्टर का नाम होता था ना, उस जगह पे वो खुद का नाम विजुअलाइज करता था। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पे डॉक्टर का फ़ोटो होता था, वो उस जगह पे खुद का फ़ोटो विजुअलाइज करता था। ऐसे करके ना वो अपनी मेडिकल का डिप्लोमा वो उसने विजुअलाइज किया था, क्योंकि उसका एंड रिज़ल्ट माइंड में ये था, एंड रिज़ल्ट इज़ मस्ट, एंड रिज़ल्ट इज़ मस्ट। इसको याद रखना कि आपको क्या बनना है एंड में, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसका एंड रिजल्ट था कि उसको फिजिशियन बनना है, उसकी भी ऐसे डिग्री होनी चाहिए। तो बस वो उसको देख के ना विजुअलाइज करता था। और एक दिन हुआ क्या, उस डॉक्टर ने ना उसको एक ऑफ़र दिया। डॉक्टर ने उसको बोला कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए, तो क्या तो मेरे लिए काम करेगा? जो भी असिस्टेंट का ट्रेनिंग होता है ना, वो ट्रेनिंग दिलवाने की जो फ़ीस होती है वो मैं दूंगा तेरे को। तो ये बंदा रेडी हो गया और उस डॉक्टर के पास ट्रेनिंग कंप्लीट करके काम करने लगा और बहुत ही अच्छा काम करता था ये अपने काम से ना उस बंदे ने उस डॉक्टर को इतना इम्प्रेस किया कि आगे जाके उस डॉक्टर ने ना उस बंदे के लिए मेडिकल कॉलेज की फ़ीस पे की, पूरा उसको स्पॉन्सर किया पूरे 4 साल का। और आज वो बंदा ना कनाडा में एक फिजिशियन करके काम कर रहा है। देखा उसका जो वो विजुअलाइजेशन टेक्निक का एंड रिजल्ट क्या था, फिजिशियन। उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके मैनिफेस्ट किया, फिजिशियन बन गया। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कैन अ लुलाबी टेक्निक फेल? ऑफ कोर्स इट कैन फेल, लेकिन कब वो फेल होगा? जब आप उस टेक्निक को ना पूरे कन्विक्शन के साथ नहीं करोगे ना, तब फेल होगा। कन्विक्शन ज़रूरी है। अगर आपको, जब आप बड़बड़ा रहे हो ना कि आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, अगर आपको उस चीज़ पे डाउट आया ना, या आपको ऐसे लगा कि यार मैं तो ये अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ, तब वो टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी चीज़ पर रिजल्ट देगा जिस चीज़ पे आप भरोसा दे के उसको ये सिग्नल दोगे कि दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो तभी वो काम करेगा, वरना आपकी लुलाबी टेक्निक भी फेल हो सकती है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई नथिंग हैपेंड। हाँ, अभी कुछ लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ना बहुत ही पहले ये बुक पढ़ी थी ना, वो लोग मुझसे ये कहने लगे कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। मैंने सारी टेक्निक यूज़ की, मैंने लुलाबी टेक्निक यूज़ की, मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ की, मैंने स्लीप टेक्निक यूज़ करके देखी, मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली उनका काम ना करने का रीज़न ये था ना कि वो लोग ना मैनिफेस्ट करने के बाद ना उस चीज़ को ना डाउट कर जाते थे उस पर कि ये होगा क्या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बार आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना तो ख़त्म, फिर उसको वापस से देखना नहीं है। फिर वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सिंक्रोनाइजेशन विद द नेचर आपको वो चीज़ वो दिला देगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार उंगली करोगे ना तो वो नहीं होगा। अगर मान लो, समझ लो कि आपके पास आपका गार्डन है, अगर आपने उसमें कुछ पौधा लगाया तो अभी आपको क्या करना है कि उसको सनलाइट देना है और उसको पानी देना है, वो अपने आप ग्रो करेगा। अगर आप हर 10 दिन बाद उसको खोद के चेक करोगे कि बराबर लगा है या नहीं, तो वो कभी बड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कई सारे लोगों ने जब मैनिफेस्ट किया ना, मैनिफेस्ट करने के भले ही कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, उन्होंने
उस थॉट पे फिर से सोचा, तो जो मैनिफेस्टेशन उन्होंने किया ना, उस मैनिफेस्टेशन को इनके जो फियरफुल थॉट था ना उससे वो न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए उनके लिए वो ये रूल, ये लॉ कभी काम ही नहीं किया। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अ कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ। बीइंग एनवे इज़ द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक टू योर वेल्थ। ठीक है, आप किसी पे भी जलो मत। अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई अगर बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, पैसे कमा रहा है, घर खरीद रहा है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे हो ना, मत करो, लेकिन फिर आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी के पे भी जल के आप कुछ उसको मनी मन बोलते हो, उसके मुंह पे बोलते हो, पीठ पीछे कभी गाली देते हो ना, तो आप एक नेगेटिव वाइब्रेशंस अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने सबकॉन्शियस को ना ये सिग्नल दे रहे हो कि आप अपने लाइफ में ना ऐसे सर्कमस्टांसेस विड्रॉ करके ले रहे हो कि आप ज़िंदगी भर जलते रहोगे। मतलब ये होगा कि आपके पास कभी सक्सेस आएगा ही नहीं, कभी आप उतने पैसे वाले होगे ही नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बोला था कि मैंने उनको नोटिस किया था कि वो जल रहे थे लोगों पे, दूसरों के अचीवमेंट पे। किसी ने बाइक खरीदा तो किसी का प्रमोशन हुआ, तो मैंने उनको बोला भाई ये मत करो, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपके आने वाले आपका जो भी सक्सेस लिखा भी होगा ना, उसको आप जेलसी करके आप उस चीज़ को अपने से दूर भगा रहे हो। ठीक है, तो जेलस मत फील करो किसी पे भी। ठीक उसके अपोजिट अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, यार अगर सक्सेसफुल हो रहा है, अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हो ना उस बात पे, तो आप उसका गुडविल ले रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने लिए भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे कि आगे जाके आप भी उसकी तरह सक्सेसफुल, उसकी तरह पैसे वाले बन सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि किसी पे भी जलो मत। लेकिन लोग जलते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, ह्यूमन नेचर है, मैं जानता हूँ कि होता है, जैसे कि एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वैसा जेलसीनेस भी है। बट अगर एंगर मैनेजमेंट की बातें होती है तो जेलसी मैनेजमेंट भी हो सकता है। एंगर कंट्रोल हो सकता है तो जेलसी भी कंट्रोल हो सकती है। तो कंट्रोल योर जेलसी, यू जेलस पीपल। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मनी एंड अ बैलेंस लाइफ। मतलब अभी क्या होता है ना, देखो, सम पीपल क्रेव फॉर मनी, सम क्रेव फॉर गुड हेल्थ, सम क्रेव फॉर पावर, सम क्रेव फॉर अ गुड लव रिलेशन। ठीक है, लेकिन ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वाई यू वांट टू क्रेव फॉर वन सिंगल थिंग, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन क्रेव फॉर एवरीथिंग एंड गेट एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो आपको हर एक चीज़ देने वाला है, तो एक ही चीज़ क्यों क्रेव कर रहे हो। ठीक है ना, सिर्फ पैसा ही क्यों मांग रहे हो, पैसे के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मांगो, एक बैलेंस लाइफ मांगो। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। मतलब पैसे के लिए ना अच्छा अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, और उसको मल्टीप्लाई करने के ना कुछ टेक्निक्स है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन है, उसको बोलते रहो। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जैसे कि मैंने कहा वो लूलाबी टेक्निक, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे कि आप बार बार ये बड़बड़ाते रहो कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, मनी इज सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ थ्रू डिफरेंट वेज। ठीक है, और क्या था, हाँ, आई रिलीज मनी विद जॉय एंड इट रिटर्न्स टू मी मल्टीप्लाइड। ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप बोल के ना मनी को अपने पास विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे और मनी 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 कर रहे हो तो भाई कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द 3 स्टेप्स टू सक्सेस। सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू लव योर जॉब। अगर आपको अपने काम से प्यार ही नहीं है तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे। क्योंकि काम से प्यार होगा, आप दिल लगा के करोगे, आप मेहनत से करोगे, तो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि इट्स नॉट योर जॉब इफ़ यू लव इट, सो यू बेटर लव योर जॉब। ओके, स्टेप 2 इज़ स्पेशलाइज इन सम पर्टिकुलर स्किल। मतलब जो भी आप जिस भी चीज़ से प्यार कर रहे हो ना, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन करो, कोई स्किल सीख के ले लो, या बोलते हैं ना अपना पूरा फोकस और अटेंशन उसमें डालो। अपना उस चीज़ से आपको इतना लगाव होना चाहिए कि आप इतने एंथुसियास्टिकली वो चीज़ करनी चाहिए कि आपको और सीखने का मन करे, आपका इन्फॉर्मेशन गेन करने का जो स्कोप है ना वो और बढ़े, आप और ज्ञान लो और आगे बढ़ो। ठीक है, द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि यू शुडंट बी सेल्फिश व्हेन यू आर आस्किंग फॉर सक्सेस। मतलब कि
सक्सेस मांगो, लेकिन उसके साथ साथ ना उस ऑल्सो डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। कुछ आपका सक्सेस ऐसा होना चाहिए कि आपको मिलने के बाद आपने कुछ लोगों के लिए कुछ तो किया है, लाइक दैट, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओह वाओ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पसंद आएगा। हाउ टू अट्रैक्ट द लव ऑफ योर लाइफ। नाइस। इसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा। डायग्राम मैंने ना इन साहब से सीखा है, इनका नाम है बॉब प्रॉक्टर, ठीक है। ये एक कैनेडियन ऑथर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही बड़े प्रैक्टिशनर हैं। तो इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू ये बताया है कि हाउ टू अट्रैक्ट द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो चलते हैं उस डायग्राम पे। तो ये डायग्राम तो मैंने पहले से ही आपके लिए डिज़ाइन करके रखा है। तो आपको करना ही है कि वाइट पेपर लो, ठीक है। वाइट पेपर नहीं लेना चाह रहे हो मत लो, आप इसको डिजिटली भी कर सकते हो, ठीक है। पेंट पे करो, मैंने तो कैनवा पे उसको डिज़ाइन किया था। तो पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल में आपको लिखना है माई मैन स्लैश माई वुमेन, ठीक है। जैसा भी आपको, अगर आप लड़की हो तो मैन लिखो, लड़के हो तो वुमेन लिखो, ये तो बोलने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो ना, एरोस ड्रॉ करो इन ऑल डायरेक्शन, और फिर उन एरोस के ऊपर ना आपके लाइफ पार्टनर में जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना वो उस पर लिखो। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ 7-8 लिखे हैं। आपको अगर आपके लाइफ पार्टनर में आपको चाहिए, अब 10 क्वालिटीज़ चाहिए, 20 क्वालिटीज़ चाहिए, अब उतने एरोस बना के लिखो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने याद नहीं, देखो मैं नीचे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि डू नॉट इमेजिन द फेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना, आप सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। आप उस एरोस पे लिखो ना, बट फेस इमेजिन मत करो, ठीक है। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखे ना उसको ध्यान में रखो, और शांति से ना एक रूम में बंद करके ना आप उस पर्सन से बात करो। अभी आपने डिज़ाइन तो कर लिया, आपको कैसा चाहिए, आप उससे बात करो, ठीक है। और कई टाइम तक ये करते जाओ, और फिर आप कुछ दिनों बाद देखोगे या कुछ महीनों बाद देखोगे कि आपने जो क्वालिटीज़ बनाए थे ना इस डायग्राम में, उसी क्वालिटीज़ को लेके सेम वैसा बंदा या वैसी बंदी आपकी लाइफ में आएगी। करके देखो, होता होगा ये, मैंने तो किया नहीं है, बट ये बहुत ही बड़े प्रैक्टिशनर है, यूट्यूब पे इनका काफ़ी बड़ा चैनल है, तो हो सकता है। मैं तो करके देख रहा हूँ, आप भी करो। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रेट मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि आपने वो डायग्राम के थ्रू आपके लाइफ पार्टनर को हासिल कर लिया है। डायग्राम के थ्रू ना भी किया हो तो आपके पास अपना लाइफ पार्टनर है, या आने वाला है, या आ चुका है, आपकी शादी होने वाली है, व्हाटएवर जो भी है। अगर आपका शादी हो जाता है उस पार्टनर के साथ ना, तो शादी के बाद ऑब्वियस है कि झगड़े भी होंगे ही। तो आपको क्या करना नहीं है, आपको ये करना नहीं है कि आपके दोनों के बीच में जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, आपको बाहर किसी को बताने नहीं है, ठीक है। घर की बात 4 दीवारों में ही रहनी चाहिए, दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। कभी भी किसी भी तीसरे को इन्वॉल्व मत करो। जनरली लड़कियों को आदत होती है कि नहीं, मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलूँगी, मैं तो उसके साथ पहले से ही सब शेयर कर रही थी, तो क्या हुआ, हम दोनों शेयर करते हैं। ये सब मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कैसी है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि आप जानते ही हो, क्या पता आपसे वो जलती हो, या अगर आपके हस्बैंड ने कुछ बोला भी हो तो उसने बोलने का इंटेंशन अलग होगा, आपने समझने का इंटेंशन अलग होगा। आपने अपनी फ्रेंड को वो बात बोली, वो आपको कुछ अलग सजेशन देगी, आप अपने हस्बैंड को बोलोगे, तो ये सारा ना खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। और सफ़र कौन करेगा? आपकी फ्रेंड नहीं सफ़र करेगी, आप खुद सफ़र करोगे इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो। और कई बार क्या होता है, जब आप तीसरे को इन्वॉल्व करते हो ना, तो उसके लिए स्कोप बढ़ जाता है चुगली करने का, ठीक है, समाज में आपका नाम ख़राब करने का। तो कोई भी चीज़ हो ना, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, 2 कपल्स के बीच होनी चाहिए, वो उनके बीच ही होनी चाहिए, ठीक है। डोंट स्प्रेड द बैड वर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डोंट ट्राई टू रीमेक योर पार्टनर। मतलब आप जैसे हो ना, अपने पार्टनर को वैसे बनाने की कोशिश मत करो, उसके हिसाब से जीने दो ना। अभी उसकी भी लाइफस्टाइल है, उसने भी कुछ पढ़ा है, उसने भी दुनिया देखी है, ठीक है। उसके भी माँ बाप ने उसको 4 अच्छी चीज़ें सिखाई होंगी, उसने समाज में देख के कुछ सीखा होगा, तो उसको थोड़ा तो लिबरल रखो, उसको भी उसके हिसाब से डिसीजन लेने दो। हर बार आप उसमें इंटरवीन करके मामला बिगाड़ो मत, ठीक है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक बात है कि डोमिनेट मत करो और आप उसको भी डोमिनेट मत करने दो, ठीक है। रिलेशनशिप में ना गिव एंड टेक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यू हैव टू बी अ गिवर एज वेल एंड अ टेकर एज वेल। अगर आप ओनली द गिवर हो और आप ओनली द टेकर हो, फिर तो ये रिलेशनशिप कहीं पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक बात, बीइंग मैरिड ना, आपके पास ना एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, उसके साथ साथ आपको लिमिटेशंस भी आती है। आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बाउंड्रीज किसके लिए सेट करनी चाहिए? बिटवीन कपल्स नहीं, तीसरे पर्सन के लिए बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। फिर आप चाहे एक मैरिड मैन हो या एक मैरिड वुमेन हो, ठीक है, आपको पहले से ही एक बाउंड्री रखनी है तीसरे आदमी के लिए या तीसरी औरत के लिए कि भाई यू आर ओनली अलाउड अप टिल दिस बाउंड्री। इस बाउंड्री के आगे सिर्फ मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का अधिकार है। डोंट एवर ट्राई टू क्रॉस इट, ठीक है। दिस इज़ द रेड फ्लैग। ये ऐसे उस लड़की को या उस लड़के को ना मुंह पे बोलना आना चाहिए, जो भी दिख रहा है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगर अब वो लाइन क्रॉस कर रहा है या वो लाइन क्रॉस कर रही है और आप उसको करने दे रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो उसके साथ साथ, तो जितना वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आप मैरिड हो, वो मैरिड नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता है आप दोनों के बीच में, किसका मैरिज प्रॉब्लम में आएगा? आपका। तो आपको इस चीज़ को रोकना है, उसका तो क्या जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि एक पराये मर्द को या पराई औरत को ना एक लिमिटेशन में बांध के रखो, ठीक है। मतलब आपको ये इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको लॉयल रहना है अपने पार्टनर के साथ। ये नहीं कि वो भी आपके साथ है नहीं तो आप मज़े कर रहे हो, या कुछ लोग वैसे मज़े नहीं करते, कुछ चैट्स पे मज़े कर लेते हैं, ठीक है, फ्लर्ट करके या ऐसा कुछ करके। तो फ्लर्ट भी अगर आपको करना है ना, आप अपने हस्बैंड से करो ना या अपने वाइफ से करो, ठीक है। और अगर कोई तीसरा आपके साथ कर भी रहा है तो उसको सही टाइम पे रोको। अगर आप करते जाओ, वो करते जाओगे, आप भी उसमें एंजॉय कर रहे हो तो वो तो करते ही जाएगा ना। अगर आपको उसको रोकना था तो आपको उसको 1 साल बाद क्यों रोका? आप उसको पहले ही दिन रोकना चाहिए ना, तब तो आपने एंजॉय किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे अगर कभी भी केसेस होते हैं ना, तो उसमें जो मैरिड होता है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसने अलाउ किया, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों को समझने के लिए, ठीक है। बाउंड्रीज सेट होने चाहिए, पर एक दूसरे के लिए नहीं, तीसरे इंसान के लिए, ठीक है। लॉयल्टी इज़ मस्ट। आजकल क्या हो रहा है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। इट विल लीड यू नोवेयर, क्योंकि ये जो भी हो रहा है उसमें तो बेसिकली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ही बन रहा है और कुछ नहीं होता है उसमें। हो सकता है बहुत रेयर केस में कि सच में प्यार हो, बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि अब एक मैरिज छोड़ के दूसरे मैरिज में जाते हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है पहले वाले से, ऐसा भी होता है। बट मैं तो उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू इट। टॉपिक है डोंट कैरी फॉरवर्ड। अगर आपका झगड़ा हो रहा है ना, या आज आपका झगड़ा हुआ है, तो उसको आज के आज ही ख़त्म करो। उसको नेक्स्ट डे पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना पता चले कि आज आप झगड़ गए, दूसरे दिन सुबह को उठे फिर उस टॉपिक पे झगड़ रहे हो। मत करो, झगड़ा हो गया उसी टाइम पे ख़त्म करो। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैटर बहुत वर्स्ट होने वाला है, तो अगर आपकी गलती ना भी हो ना, तब भी सॉरी बोल के पीछे हो जाओ, ठीक है। क्योंकि एक सॉरी से ना बहुत कुछ बिगड़ने से बच सकता है, याद रखना। है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो सही टाइम पे सॉरी बोलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नहीं है गलती, क्यों मामले को बिगाड़ना? हस्बैंड वाइफ हो, कल परसों 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको वापस से आना ही है, तो आपकी गलती ना भी हो ना, स्टेप डाउन कर लो, सुन लो 4 बातें सामने वाले की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट टेक एनीथिंग ऑन योर डिनर टेबल। खाना खाते टाइम तो पीसफुली खाना खाओ यार, शांति से खाना खाओ, ठीक है। वहाँ पे भी आप झगड़ रहे हो तो क्या फ़ायदा है? शांति से खाना खाओ, थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड रखो भगवान को कि आपको खाने के लिए मिल रहा है इतना अच्छा, ठीक है। और तीसरा वे क्या था? हाँ, डोंट टेक योर मैरिज पार्टनर फॉर ग्रांटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में गिव एंड टेक ज़रूरी है। तो अगर आपकी पार्टनर आप गिवर बन रही है, तो आप भी बाद में आगे जाके गिवर बनो ना। वो टेकर बन रही है तो आप भी टेकर बनो। गिव एंड टेक का ये चीज़ ज़रूर रखो। लिव इन पीस, हैप्पीली एंड हारमनी, ठीक है। एक साथ रहो, लाइफ जियो, एंजॉय करो।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना आपको छोड़ के, वो सारे ना लव डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं। तो जो भी वो चीज़ें है बीइंग ह्यूमन डिज़र्व करते हैं ना, वो सारी चीज़ें उन्हें दो, ठीक है ना। अगर आप, इन शॉर्ट ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अगर आप हेटरेट स्प्रेड करोगे, अगर आप सामने वाले के ईगो को हर्ट करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे या उसको नॉट सो इम्पॉर्टेंट फील कराओगे, तो इन रिटर्न वो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इससे कोई किसी का फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। तो जैसे आप करोगे सामने वाला भी वैसा आपके साथ वही करेगा। सो दिस इज़ व्हाट गोज़ अराउंड एंड कम्स अराउंड। अपना लास्ट टॉपिक है फॉरगिवनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे लोगों को फॉरगिवनेस में प्रॉब्लम होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा मतलब इट वाज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन, इट वाज पंचेस एंड किक्स। तो फिर नेक्स्ट डे ना मेरे को ध्यान ही नहीं लग रहा था मेरा काम में। मैं बार बार उसी चीज़ में सोच रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे बोला, इसीलिए मैंने मारा, या इसीलिए ये हुआ, ऐसा हुआ। वो इतना मेरे दिमाग में नेक्स्ट डे तक चल रहा था ना कि मैं अपने काम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरे को लगा यार इस चीज़ को खींच के कोई फ़ायदा है नहीं, हो गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप पे लंबा चौड़ा मैसेज लिखा जिसमें मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने अपना मैं गिल्टी हूँ ये बोला। गलती मेरी थी भी और मेरी नहीं भी, ठीक है ना। वो सीन ऐसा था कि दोनों हाथ से तालियां बजती ना, वो वाला सीन था। लेकिन फिर भी मैंने उसको सॉरी बोला पहले, ठीक है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब जो मैंने मैसेज लिख के उसको भेजा ना, उसके बाद जो मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ ना, मैं एकदम काम, कूल, रिलैक्स, पीसफुल फील कर रहा था, ठीक है। वो थॉट ही मेरे माइंड से एलिमिनेट हो गया था एक सॉरी बोलने के बाद भी, ठीक है। जनरली होता क्या है ना, हमको फॉरगिवनेस में प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि किसी के साथ भी जब हमारा झगड़ा होता है ना, तो उसने हमारे साथ जो बुरा किया होता है ना, हम बस यही सोचते रहते हैं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं कर पाते। अगर आप सही में फॉरगिवनेस अडॉप्ट करना चाह रहे हो ना, तो उस इंसान ने आपके साथ जो बुरा किया है ये सोचने के बजाय उसने आपके साथ क्या अच्छा किया है ये सोचो, ठीक है। कि उसके आपके लाइफ में आने से आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, आप उसने आपका कहाँ कहाँ साथ दिया है, वो नहीं होता तो आपका क्या हाल होता, ये सारी बातें सोचो। तो फिर आप फॉरगिवनेस इजीली अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ मस्ट। ओके गाइस, तो ये था मेरा व्लॉग ऑन द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कैसा लगा हो, फील फ्री टू कमेंट इट इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आप रेगुलर हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, स्टे क्यूरियस, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अंटिल देन साइनिंग आउट, तेजस लाड, बाय बाय।